हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। जिसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था, है ना। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। ये आपका मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि जिसने भी नहीं किया हो उसके लिए। n = इस फॉर्मूले से होगा 1/RH × Q से, ठीक है। Q की वैल्यू रख लेना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। RH आपको दे रखा है, आप कैलकुलेट करोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। सॉल्यूशन के लिए मेरे से किसी ने कहा नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पता नहीं, या फिर आपका सभी का हो गया होगा तभी आप लोगों ने नहीं कहा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ आपको। इसमें आपको जो जो चीज़ें दे रखी थी और क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आपसे इसमें हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, एक तो, और हॉल वोल्टता पूछी है। तो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है ना, EH वो आपने इस फॉर्मूले से किया होगा, RH × JX और BZ, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.5 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और होल वोल्टता VH आएगी, VH तो निकल ही जाएगी, फिर EH × B करना है बस आपको। EH आपका ये रहा, है ना, और B आपको ये दे रखा 1 mm, ठीक है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना बस। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें मिलीमीटर में दे रखी है ना, उनको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। आपको पहले भी बोला है कि सारी चीज़ें तो MKS में रखो या CGS में, और MKS की आपको सलाह दी जाती है कि आप MKS में सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5.5 × 10⁻⁻7 वोल्ट, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आप लोग कर लेना। अभी हॉल इफेक्ट मैं आपका यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको काफ़ी टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते इस टॉपिक को। तो हॉल इफेक्ट हमारा विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चंस। हमने इसके सारे क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो सारे कर लिए हैं। इसके अलावा भी बुक्स में क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहो तो कर लेना, आप प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा क्योंकि पेपर में ना, अभी जब मैं बताती हूँ तब तो ईजी लगता है, लेकिन पेपर में जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद खुद अटैम्प्ट करते हो ना, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग बुक्स खोलो और बुक में जो न्यूमेरिकल सेक्शन दे रखा होता है उसमें क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के खुद से भी किया करो, ठीक है। तो उससे आपकी क्या हैबिट बनेगी कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। वरना करते रहते हैं अपन यहाँ पे तो ऐसे, जब टीचर समझाता है, लेकिन वहाँ पे फिर एकदम से अपन घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो खुद से भी ट्राई करो आप, है ना, कुछ नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो सेकंड यूनिट का काम अपना जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में शुरू कर रही हूँ आपकी, और थर्ड यूनिट है आपके ऊष्मीय गुणधर्म, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अपन स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट, ठीक है। अच्छा, और एक 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए आपको भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब, और इन सब चीज़ों के लिए भी नहीं स्टार्ट किया था मैं तो ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँचे, नॉलेज पहुँचे, क्योंकि BSc के बच्चों को जनरली प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। बट अपन यहाँ तक पहुँचे, आप सभी का सहयोग रहा, आपका प्यार रहा, इसी तरीके से बनाए रखना और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है भाई। तो यूनिट थर्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पदार्थों के ऊष्मीय गुणधर्म, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अपनी ना इस वाली बुक की थर्ड यूनिट चल रही है ये, ठीक है। कौन सी बुक चल रही है अपनी? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स चल रही है। इसके बाद आपकी जो वो है, इस यूनिट के बाद मैं आपकी ना न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि इतना तो हो चुका है वैसे तो, अभी तक तो वेबसाइट पे और इन पे यही शो कर रहा है जो पेपर पैटर्न है कि भाई 60% आपको सॉल्व करना रहेगा पेपर का। अब आगे जा कर के और क्या रूल चेंज होंगे कुछ नहीं पता, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उस हिसाब से कि पैटर्न यही चेंज किया था कि बच्चों को जो भी पेपर आएगा उसका 60% सॉल्व करना है ना। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी अपन फोर्थ यूनिट को स्टैंड बाय पे रख कर चलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करा रही, मैं तो कराना चाहती हूँ, बट टाइम की शॉर्टेज है, तो कम से कम एक पेपर की 3-3 यूनिट हो जाएंगी अपनी, ठीक है ना। तो अपन क्या रहेंगे कि पूरा पेपर सॉल्व करने की स्टेट में तो रहेंगे, अदरवाइज़ मैं एक की 4 यूनिट करा दूँ और दूसरे पेपर की एक भी यूनिट ना हो तो वो भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की थर्ड यूनिट चल रही है,
ठीक है। इसको अपन जैसे ही कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद मैं शुरू करवाऊंगी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का सफिशिएंट बेटर करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर हमारा जो जो रह रहा है ना उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक रहेगा ना। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का अब अपन 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका लेटेस्ट वाइब्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है इसका लेटेस्ट वाइब्रेशन या जालक कंपन। ये एक तरीके से अभी टर्मिनोलॉजी है, इसको जब अपन समझेंगे ना तो अपन को आगे की चीज़ें समझ में आएगी। जालक कंपन, लेटेस्ट वाइब्रेशन समझें इसको, इसके कहने का मतलब क्या है। लेटेस्ट वाइब्रेशन, दोलक, जैसे किसी भी अगर अपन ऑसिलेटर की बात करें, ठीक है, दोलक अगर उसके स्वतंत्र कंपन की, मतलब जो भी दोलक होता है उसके स्वतंत्र कंपन की एक निश्चित आवृत्ति होती है। जैसे नॉर्मली आपने लैब वगैरह में देखा होगा एक पेंडुलम, जो नॉर्मल पेंडुलम होता है, ठीक है, तो उसका मतलब उसको अपन ने क्या किया, एक तरफ से डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके अपन ने छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या करेगा, ये अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करेगा, गति करेगा। तो इसका मतलब ये पेंडुलम कैसा मूव कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है या स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है। तो इसकी अपनी एक आवृत्ति है। आवृत्ति से आप क्या समझते हो, आवृत्ति F = 1/T। टी क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड। और ये क्या होती है कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एक चक्कर लगाने में जो समय लगा वो तो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगाएगा वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, या मैथमेटिकली अपन उसको क्या कह देते हैं कि टाइम पीरियड का रिवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो आवृत्ति होती है टाइम पीरियड का या समयांतराल का, क्या होता है ये, रिवर्स। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, और टाइम पीरियड क्या होता है, एक सेकंड में कि वो कितने जो है दोलन करेगा। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, सॉरी, टाइम पीरियड होता है एक दोलन में लगा समय, कि उसको एक दोलन में कितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो भी दोलक है हमारा, तो उस दोलक के स्वतंत्र कंपन की एक निश्चित आवृत्ति होती है। मतलब जब ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है तो हर दोलक की अपनी अपनी आवृत्ति होगी। पेंडुलम भी छोटे बड़े और कई तरीके के आते हैं, तो उन सभी की अपनी अपनी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो वो जो उसके स्वतंत्र कंपन की आवृत्ति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी कंपन विधा। क्या बोलते हैं हिंदी में, कंपन विधा, या इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि हर दोलक के स्वतंत्र कंपन की एक निश्चित आवृत्ति होती है और उस कंपन को उसकी क्या कहा जाता है, स्वतंत्र कंपन विधा कहा जाता है, या उसको क्या नाम से, मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और जब ये कंपन विधा, जब एक ही चर का फलन हो, ध्यान से सुनना, जब कंपन विधा केवल एक ही चर का फलन हो तो वो उसकी प्रसामान्य विधा कहलाती है। मैंने दो चीज़ें डिफाइन की, एक तो मैंने की अभी कंपन विधा, कंपन विधा यानी कि मोड ऑफ वाइब्रेशन, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इनको, है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन। एक तो मैंने बात की कंपन विधा यानी कि मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये तो क्या है कि हर दोलक के स्वतंत्र कंपन की एक निश्चित विधा होती है। ठीक है, और वो उसकी विधा क्या कहलाती है, कंपन विधा। और जब ये कंपन विधा केवल एक ही चर का फलन हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रसामान्य विधा। ठीक है, प्रसामान्य विधा, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको नॉर्मल मोड। जब ये कंपन विधा केवल क्या हो, वन वेरिएबल का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। मैं डेफिनेशन लिख दूंगी पर्टिकुलरली, तो आप पहले समझो इस चीज़ को। लेटेस्ट वाइब्रेशन या जालक कंपन की मैं बात कर रही हूँ, तो हर पेंडुलम की अपनी एक निश्चित आवृत्ति है कंपन की, वो उसकी कंपन विधा है। और अगर ये कंपन विधा केवल एक ही चर का फलन है तो वो उसकी प्रसामान्य विधा कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये बात तो हमने डिफाइन करने के लिए तो कह दी, लेकिन होता क्या है कि कोई भी दोलक स्वतंत्र रूप से कभी भी कंपन नहीं करता। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब भी दोलक कोई स्वतंत्र रूप से कंपन करेगा तो उसकी कंपन विधा उसकी प्रसामान्य विधा कहलाती है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम की बात करूँ जो लैब में हमारे पास होता है, ठीक है ना, तो उसको अगर मैंने डिस्प्लेस किया उसके बाद उसने जो दोलन करे, हम क्या कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र कंपन कर रहा है, यानी कि वो उसकी विधा कौन सी है, केवल एक ही चर का फलन है, तो वो कैसी विधा है, प्रसामान्य विधा है, यानी कि नॉर्मल मोड है। लेकिन कभी भी इन जनरल किसी भी कोई भी पेंडुलम स्वतंत्र रूप से कंपन नहीं करता। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक ऐसे दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है जो बिल्कुल पृथक्कृत हो। पृथक्कृत मतलब कंप्लीटली सेपरेबल हो। सेपरेबल मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा हो।
ठीक है ना। जब भी एक नॉर्मल पेंडुलम भी अगर मूव कर रहा है तो उसके आसपास भी बहुत सारे कण ऐसे हैं जिनको वो इफ़ेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि जब एक पेंडुलम, जिसको अपन कह रहे हैं कि वो एक स्वतंत्र पेंडुलम है, जब भी वो दोलन कर रहा है, गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जब वो आगे पीछे जा रहा है तो वो हवा में स्थित कणों को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पर जैसे ही इसने गति स्टार्ट की तो हवा में जो कण है उनमें भी गति स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर हमने कैसे कह दिया कि ये एक स्वतंत्र दोलक है। ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी भी एक ऐसे दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र हो या पृथककृत हो, क्योंकि हर दोलक हमेशा अपने आसपास स्थित कणों को भी प्रभावित करता है। मेरी बात समझ में आई आपको। तो कभी भी एक दोलक का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पदार्थों में, यानी कि मैटर। जैसे समझ लो आपके पास ये कोई प्लेट है। अब प्लेट है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के ये प्लेट बनी हुई है। अगर इसमें एक भी पार्टिकल ने कंपन स्टार्ट किया तो क्या वो स्वतंत्र रूप से कंपन कर पाएगा क्या? सपोज़ करो कि इस पार्टिकल ने कंपन स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसने जब ये आगे पीछे हुआ तो इसने अपने आसपास वाले पार्टिकल्स को भी तो इफेक्ट किया। समझ में आ रही है। तो जब एक कण कंपन करते समय अपने आसपास स्थित कणों को भी प्रभावित करे, यानी कि उनको भी कंपन करने के लिए प्रेरित करे, फिर जब ये कंपन हुए तो इन्होंने भी अपने आसपास वालों को इफेक्ट किया, तो ये कभी भी स्वतंत्र कंपन नहीं कर सकते, बल्कि इनको क्या कहते हैं, युग्मित कंपन। क्या बोलेंगे? युग्मित कंपन या कपल्ड वाइब्रेशन बोलेंगे इनको। बात समझ में आ गई। तो तीन बातें मैंने बताई। पहली बात तो मोड ऑफ वाइब्रेशन, हर दोलक की एक निश्चित आवृत्ति होती है जिससे वो कंपन करता है, वो उसकी कंपन विधा कहलाती है। जब ये कंपन विधा केवल एक ही चर का फलन हो तो वो प्रसामान्य विधा कहलाती है। ठीक है। और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि कभी भी किसी भी दोलक का स्वतंत्र अस्तित्व, पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। वो कोई भी दोलक अपने आसपास स्थित कणों को हमेशा प्रभावित करता है, इसलिए उन कंपनों को स्वतंत्र कंपन ना कह करके कैसे कंपन कहा जाता है, युग्मित कंपन कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? तो फटाफट से ये सारी बातें लिख लेते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ से समझ के भी जा रहे हो ना एटलीस्ट, तो अगर आप अपनी बुक खोलोगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ना समझने में बुक में और इसमें यही फ़र्क होता है कि आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेटेस्ट वाइब्रेशन में कंपन विधा। कंपन विधा क्या कहलाती है कि कंपन विधा, या जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें लिखेंगे एवरी ऑसिलेटर हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, ओन फ्रीक्वेंसी टू ऑसिलेट। मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगी हिंदी में, ठीक है, बोल करके आप लिख लेना। एवरी ऑसिलेटर हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी टू ऑसिलेट, दिस इज कॉल्ड इट्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक। नंबर 2, प्रसामान्य विधा। प्रसामान्य विधा, ये दोनों मिलकर के लेटेस्ट वाइब्रेशन बताती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों को मैंने आपको सेपरेटली बताया। ठीक है। नॉर्मल मोड नेक्स्ट है आपका, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या कहलाता है आपका, इफ मोड ऑफ वाइब्रेशन is function of only one variable, then this is called normal mode। ठीक है, तो कंपन विधा क्या है कि हर दोलक की अपनी एक निश्चित आवृत्ति होती है जिससे कि वो कंपन करता है या दोलन करता है, वो उसकी सामान्य, वो उसकी कंपन विधा कहलाती है। और अगर कंपन विधा केवल एक ही चर का फलन हो तो वो उसकी प्रसामान्य विधा कहलाती है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के हम उनको क्या कहते हैं, कंपन करने को, उसको लेटेस्ट वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और अब इसमें बात समझिए ध्यान से, नोट डाल के लिख रही हूँ मैं आपको। ठीक है, लिखेंगे अब इसमें कि कोई भी ऐसा दोलक संभव नहीं है जो कि कैसा हो, पूर्णतः पृथक्कृत या कंप्लीटली सेपरेबल हो, जो स्वतंत्र रूप से कंपन करता हो, ऐसे दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है। लिखेंगे द ऑसिलेटर ऑफ
completely separable vibrations, completely separable vibrations is not exist. Every oscillator is always coupled with the other oscillators. मैंने क्या बोला? पूर्णतः स्वतंत्र कंपन करने वाले दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर दोलक जो है वो हमेशा बाकी अन्य दोलकों से हमेशा कैसा रहता है? युग्मित रहता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, फिर हम सॉलिड के लिए बता देते हैं। इन सॉलिड्स और क्रिस्टल की बात कर सकते हैं अपन। मॉलिक्यूल्स और एटम्स are connected with other atoms. This means due to ordered structure, नियमित व्यवस्था, due to ordered structure of atoms, if any atom vibrates, then its neighborhood atoms also affected. मतलब मैंने क्या कहा कि ठोसों में और क्रिस्टलों में जो एटम यानी कि परमाणु और जो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि उनकी एक नियमित व्यवस्था होती है आपस में जुड़े होने की। इसलिए यदि कोई परमाणु कंपन करता है तो उसके आसपास के जो पड़ोसी परमाणु हैं वो भी उससे इफेक्ट होते हैं, यानी कि उन पर भी उसका प्रभाव होता है। बात समझ में आ गई? देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल वाइब्रेशंस interact with each other, यानी कि सभी युग्म जो भी आपके कंपन है उनमें परस्पर क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है। इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। दीज टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड लेटिस वाइब्रेशन। अब आपका यहाँ पे आके कंप्लीट होती है ये वाली बात कि लेटिस वाइब्रेशन क्या होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि ये क्या कहलाते हैं आपके? लेटिस वाइब्रेशन यानी कि जालक कंपन कहलाता है। तो अगर आपके पास पेपर में एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि डिफाइन लेटिस वाइब्रेशन, तो आपको ये सारी बातें करनी है। बात समझ में आ गई? तभी आपकी लेटिस वाइब्रेशन वाली बात जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन समझाएंगे, देन आप नॉर्मल मोड समझाएंगे, देन आप जो है कम्प्लीटली उसके अंदर लेटिस के और सॉलिड्स के अंदर आप इस चीज़ को किस तरीके से समझाओगे, तो उनके वाइब्रेशंस के लिए आप ये बताओगे कि लेटिस वाइब्रेशन ये होता है। ठीक है ना? तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक इसमें हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मल मोड स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इन वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस, यानी कि एक विमीय जो एक परमाणु जालक है उनकी प्रसामान्य विधा का वर्णक्रम हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको पढ़ते रहो, समझते रहो, नोट्स अपने हैंड टू हैंड कंप्लीट करते रहना। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।